था, सेकंड हुआ था, वो हुआ था 1878 से 80। ये हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर जा करके थोड़ा बहुत लाभ ये प्राप्त कर पाए थे, लेकिन उस समय पर रूस की जो महत्वाकांक्षाएं थी भारत को जीतने की वो खत्म हो चुकी, उस तरह का कोई लाभ नहीं हुआ। तो प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध किसके समय पर हुआ है? थम्सअप करके बताएं, क्लियर है बात। अंग्रेज अफगान को क्यों कंट्रोल करना चाह रहे थे, क्या कारण था, किसका प्रभाव वो वहां पर बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे, किस देश का? एक बार आंसर करें सर। रेड पेन क्लियर दिख रहा है, सच में ये क्लियर है? ये बताओ, तुम चॉइस मत थोपा करो, रंगोली नहीं है यार हम लोग हो। इसके बाद में आया एलन ब्रो। एलन ब्रो, इसने सबको कहा तुम सब ब्रो हो, ब्रो। 1842 से 44, 1842 से 44, इसके समय पर एक चीज है कि इसने क्या किया था, दास प्रथा हमने बहुत बात की है आपका मुगल साम्राज्य में भी, उससे पहले आपका दिल्ली सल्तनत में भी। इसके लिए बहुत लोगों ने, आपका अकबर ने भी, समय समय पर स्थानीय शासकों ने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन अंग्रेजों ने इसके लिए एक्ट बनाया, 1843 एक्ट। क्या बोलेंगे? अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। एक शब्द में लिख के बताओ मुझे, दास प्रथा से आप क्या समझते हैं? दास प्रथा मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है बहुत बार। तो दास प्रथा आप ऐसे समझ सकते हैं कि जबरन किसी को किसी कार्य के लिए, बहुत खराब हालात होते थे इनके, एक वक्त का खाना दे करके इनसे काम कराया जाता था। अमेरिका में बहुत अफ्रीका से ले जा करके दास बेचे जाते थे, भारतीय लोगों को खूब खरीद फरोख्त होती थी, ठीक है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया। इसी के समय रविवार की छुट्टी शुरू हुई, हाँ ठीक है, वो कॉमन सी बात है, उन सबका कोई अर्थ। एलन ब्रो यहाँ पर आए। नेक्स्ट, हार्डिंग फर्स्ट, मतलब कॉमन सी बात नहीं है, मतलब मैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से कह रहा हूँ, छुट्टी होना तो बड़ी बात है। फिर इसके बाद में आता है आपका हार्डिंग सेकंड। हार्डिंग सेकंड आपका आया था, नहीं हार्डिंग फर्स्ट आया था ना, सेटिंग तो जो सेकंड तो जब आया खुदीराम बोस जी, हार्डिंग फर्स्ट आएगा पहले, सेकंड अभी कहाँ। ये आया 1844 से 48। इसके समय एक प्रथा थी नर बलि, आपने देखा व्यक्तियों की बलि दे दी जाती है, नर बलि। ये चलती थी आपका उड़ीसा की खोड़ जनजाति में। कहाँ पर? एक खोड़ ट्राइब थी आपका उड़ीसा और उसके समवर्ती इलाकों में, खोड़ जनजाति। नर बलि प्रथा का अंत इसने किया, नर बलि प्रथा का अंत कर। इसके समय की ये बात याद रखें, छोटे छोटे बीच के गवर्नर जनरल हैं। और फिर आया नालायक डलहौजी, डॉग डलहौजी, डॉग डलहौजी इसके बाद में आता है, जो कि 1848 से 56 तक रहा। सॉरी, मैंने शायद कुछ वैसे बोल दिया, मतलब डलहौजी आया ऐसे समझिए आप। तो डलहौजी आया, इसको हम ऐसा क्यों मतलब संबोधित कर रहे हैं? इसको संबोधित करने के पीछे ये है, जिसकी आड़ में हम सब छात्रों को ये पढ़ाया गया कि अंग्रेजों ने भारतीयों को रेल दी, हमारे यहाँ पर विकास किया, टेलीग्राफ सर्विसेज दी हमको, हमारे यहाँ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दिया, लेकिन उन सब के पीछे तह को आप जानेंगे तो आप जानेंगे सिर्फ और सिर्फ इनकी लूट को बढ़ाने के तरीके थे। जैसे कि इसका पहला सिद्धांत कौन सा था? विल्टन डलहौजी इसका नाम है, इसका पहला सिद्धांत है, क्या बोलेंगे? बहुत अमीर आदमी था ये, कभी इसको गरीब समझ लो, स्कॉटलैंड के एक अमीर घर से था, अमीर घर से था। तो कितने वर्षों तक रहा ये जरा बताना भारत में? 1848 से 56 रहा, और रहीसी की सनक थी इसको। और इसको ये था कि जो मैंने बताया ना, हेस्टिंग्स ने जो किया भारत में, हेस्टिंग्स के बाद में वेलेस्ली ने भारत को बहुत शक्तिशाली बनाया। भारत को शक्तिशाली मतलब किस नजरिए से मैं बोल रहा हूँ? अंग्रेजों को भारत में बहुत शक्तिशाली, मैंने कहा था ना, उसने भारत के अंग्रेजी राज्य को अंग्रेजों के भारतीय राज्य में बदल दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा और ताकतवर उसको बनाया डलहौजी ने। डलहौजी ने जो लूट इस देश में की, का कोई आंकड़ा नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है। तो भैया आप कैसे कह सकते हैं? तो हम माध्यमों से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने ढुलाई के लिए, कि हमारे यहाँ से सैनिकों की आपूर्ति इधर से उधर जाने के लिए, कोयला यहाँ से वहाँ कैसे जाएगा, रॉ मटेरियल यहाँ से वहाँ कैसे जाएगा, कपास यहाँ से वहाँ भारतीय बंदरगाहों तक कैसे जाएगा, इसके लिए उसने रेल तक चला दी।
अब तो ये था कि गाड़ी वाड़ियों से जाता था, अब रेलों से जाने लगा। 14 डिब्बों की रेल मुंबई से थाने, लकड़ी के डिब्बे, उनमें सामान ही जाता था, भारत का सामान बंदरगाहों तक, और उसके बाद में फिर वापस वहां से वापस ब्रिटेन से बन के फिर रेल के माध्यम से भारत में सब जगह महंगा सामान बेचा जाना। ये सब उद्देश्य थे। तो इसकी एक नीति है जिसको हम बोलते हैं राज्य हड़प नीति। कितने वर्ष रहा ये भारत में बताएं जरा? आप कहेंगे भैया 8 वर्ष रहा है। तभी तो इसकी लूट की वजह से ही इसके जाने के अगले साल ही 1857 की क्रांति हो गई। भारतीयों को बड़ा लेट पता चलता है, कोई इनसे बोले सही बात को तो इनको लगता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, अपने फायदे के लिए कुछ बोल रहा है। राज्य हड़प नीति, व्यपगत का सिद्धांत इसी को कहा जाता है। और क्या क्या नाम है इसके? व्यपगत का सिद्धांत, और इसी को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लैप बोलते हैं गोद को, यानी कि गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति। बहुत सारे भारतीय राजा ऐसे थे जिनके अपनी संतानें नहीं थी। अब जैसे किसी के अपनी संतान नहीं है तो वो किसी बच्चे को गोद ले सकता है, इसको दत्तक पुत्र कहा जाता है, या पुत्री को ले तो दत्तक पुत्री कहा जाता है। तो व्यक्ति की अपनी इच्छा है ना, वो उनको गोद ले सकता है या नहीं ले सकता, आप बताएं। आप कहेंगे हाँ भैया बिल्कुल उसी की इच्छा होनी चाहिए, व्यक्ति का अपना जीवन है। लेकिन ये देखिए, ये तो बॉस है, ये तो मालिक हैं हमारे देश के, तो ये तय करेंगे। ये क्या थी नीति, इसको समझिए, गोद निषेध नीति। खुद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का सहयोग और उनकी भावनाओं को प्राप्त करने के लिए 1825 में एक घोषणा की थी। 1825 में एक ब्रिटिश घोषणा हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया था, एक घोषणा की थी, और उस घोषणा में इन्होंने कहा था कि गोद लेने का जो अधिकार भारतीय राजाओं को है। क्या कह रहे हैं? गोद लेने का अधिकार भारतीय राजाओं को है, अधिकार। ठीक है। अब भारत में भारतीय प्राचीन ज्ञान की एक पुस्तक है जिसका नाम है वशिष्ठ संहिता। क्या नाम है? वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता ये कहती है कि हर एक व्यक्ति को अपने उत्तराधिकार के लिए किसी भी व्यक्ति को चुनने का अधिकार है। वो किसी बच्चे को गोद ले सकता है, और जो गोद लिया हुआ बच्चा है उसके बारे में उसे अपने राजा को सूचना दे देनी चाहिए, ताकि रिकॉर्ड्स में ये रहे कि भाई इस व्यक्ति का उत्तराधिकारी ये होगा। किसको सूचना दे देनी चाहिए? राजा को। लेकिन राजा यदि उसको एक्सेप्ट ना करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका असली उत्तराधिकारी नहीं है। राजा उसको स्वीकार करे या ना करे, वो उस व्यक्ति का अपना, क्या बोलेंगे, एक आपका निजी चुनाव था जो कि स्वीकार्य होगा। राजा चाहे स्वीकार करे या ना करे, ये वशिष्ठ संहिता कहती है। तो इसके बाद में ब्रिटिश घोषणा हुई, तो ब्रिटिश से अपनी घोषणा को चेंज करते हैं 1831 में। 1831 में जो बंबई की अंग्रेज सरकार थी, बंबई की अंग्रेज सरकार थी, इसने क्या बोल दिया? इसने कह दिया कि जिसको तुमने गोद लिया है उसको चाहे तो हम स्वीकृत भी कर सकते हैं और अस्वीकृत भी कर सकते हैं। चाहे तो परमिशन दे या ना दे, ब्रिटिश सरकार को तुम बताओगे और हम चाहेंगे तो स्वीकृत कर लेंगे और चाहें तो स्वीकृत नहीं करेंगे। अब यहां पर एक व्यक्ति आता है जॉन सुलीमान। जॉन सुलीमान का एक बहुत अच्छा वर्णन है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। उसने कहा है 1828 से लेकर के 1846 के बीच में ऐसे मामलों की संख्या, भारत के जो राजा थे उनके 15 ऐसे बच्चे थे लगभग जो गोद लिए हुए थे। यानी भारत में जो राजा थे आपका नरेश थे, उनके कितने के बच्चे उस समय पर आपका एक्सेप्टेड थे? 1800, क्या बोला मैंने, 1826 से लेकर के, सॉरी 46 बोल रहा हूँ, 48, तब तक वो नहीं आया आपका डलहौजी, 48 में आया ना। यहाँ तक 15 गोद जो थी आपका वो एक्सेप्ट कर ली गई थी। 15 गोद लिए हुए बच्चे जो हैं वो एक्सेप्टेड थे। जैसे मैं आपको बताऊँ अंग्रेजों की मनमर्जी क्या थी। 1827 में जो सिंधिया फैमिली, सिंधिया तो सब जानते हैं, आज केंद्र में भी है, क्या नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो उनकी फैमिली की बात करते हैं। 1827 में दौलत राव सिंधिया की डेथ हुई थी, और दौलत राव सिंधिया के जब अपना बच्चा नहीं था तो उनकी जो विधवा पत्नी थी बैजाबाई, उन्होंने गोद लिया था आपका जनकोजी को, और जनकोजी की डेथ हुई थी 1843 में। तो जनकोजी ने जो गोद लिया था वो गोद लिया था आपका जयाजी राव को, और जयाजी राव भी एक दत्तक पुत्र ही हुए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनको एक्सेप्ट कर लिया सबको। अंग्रेजी सरकार ने उनके ऊपर कोई रोकथाम नहीं की, कोई रोक नहीं लगाई।
ऐसा नहीं था डलहौजी ये कर रहा था, डलहौजी के पहले की बातें हैं ये। जैसे 1840 में मैं आपको बताऊं, 1840 नहीं 1842 में था कोलाबा, 1842 कोलाबा, 1842 में कोलाबा को इन्होंने अधिग्रहण कर दिया था, ब्रिटिश सरकार ने अनुमति नहीं दी। 1840 इन्होंने जालौन, उन्होंने भी आपका परमिशन मांगी थी, नहीं दी। तो ब्रिटिश सरकार तो इस मोड में आ गई कि एक काम करते हैं, और डलहौजी की तो एकदम से साफ नीयत ये हो गई कि हमको तो किसी भी हाल में, किसी भी हाल में कैसे भी करके भारतीय राज्य को किसी भी बहाने से ले लेना है बस, और वो बहाना हमको मिलना चाहिए। झांसी में यही तो हुआ, जब हम 1857 का संग्राम पढ़ाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे रानी लक्ष्मीबाई जी, उनके पति का नाम था गंगाधर राव। तो वो भी तो एक आपका बच्चे को गोद लेना चाह रहे थे, तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा, लेकिन जैसे पत्र पहुंचा उससे पहले उनकी डेथ हो गई और ब्रिटिश सरकार ने उनके गोद लेने की बात को अस्वीकार कर दिया। हर जगह फिर उन्होंने यही किया, जो भी इनसे बन पाया वो इन्होंने किया। और इसके तहत इन्होंने सबसे पहले डलहौजी ने जो हड़पा, वो हड़पा डलहौजी ने, याद रख लेना क्रम में। सबसे पहले किसको हड़पा था बताओ? सबसे पहले सतारा, सतारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कब? 1848 में, 1848 में, 1848 में। ठीक है, अब समझिए क्या कहानी थी। मुझे बताइए मराठा संघ का अंत किस वर्ष हुआ था? मराठा संघ का अंत, कभी भी बच्चों अलग बातें मत करो प्लीज प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, मोनालिसा आपसे भी प्लीज प्रार्थना है मेरी, है ना, मैं आपको कुछ प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ, आप भटके ना, मेरी प्रार्थना आप सब। 1817 में भी, 1818 में आपका 1817 तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, आप सबको पता है। आप इसी लेक्चर की ना तुलना, इसी लेक्चर की तुलना, जो आपको सबसे बेहतरीन कक्षा लगे एक बार उस कक्षा को देख करके इससे तुलना करना, उसका सब जब आप समझ पाए चीज़ें। ओके, अब यहाँ पर आए तो सबसे पहले महाराष्ट्र 1848 में, क्या बोलेंगे यहाँ पर? महाराष्ट्र में था क्या? 1818 में जब मराठा संघ खत्म हो गया तो इन्होंने क्या किया था? जो बाजीराव द्वितीय थे उनको पेंशनर बना लिया था। आप कहेंगे हाँ जी भैया, तो मराठाओं के ही यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के एक वंशज थे, उनका नाम था प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह को इन्होंने राजा स्वीकार कर लिया वहाँ पर। और प्रताप सिंह जब एक्सपायर हुए बाद में, तो उनके बाद में आपका जो मतलब एक्सपायर नहीं हुए, प्रताप सिंह को तो इन्होंने पद से ही हटा दिया था। प्रताप सिंह को पद से हटा करके कुछ समय बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसकी जगह आपका स्थापित किया था अप्पा साहिब को। अप्पा साहिब को, अप्पा साहिब के कोई बेटा नहीं था, अप्पा साहिब के कोई बेटा नहीं था। अप्पा साहिब ने अपना दत्तक पुत्र लिया था यहाँ पर सतारा में, और अंग्रेजी सरकार ने उसको अस्वीकार कर दिया। मतलब इनकी मर्जी थी, जो लगता था इनको ये हमारे अपने क्लोज परिवार है उनको ये परमिशन दे देते थे, जिनको इनको लगता था कि ये विस्तार कर सकते उनको फलने फूलने का मौका नहीं देते थे। इसीलिए डलहौजी ने 3 कैटेगरी बनाई थी। एक तो वो भारत के राज्य जो आपका ब्रिटिश सरकार ने आपका स्थापित किए हैं, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने बनाए, वहाँ का राजा गोद नहीं ले सकता है। दूसरा वो जहाँ पर अधीन है जो ब्रिटिश सरकार के, उनको भी आपका परमिशन लेनी होगी, मतलब मना ही करते थे। और तीसरे वो जो भारतीय स्वतंत्र राज्य थे वो गोद ले सकते थे। स्वतंत्र राज्य कहाँ, ना के बराबर बचे थे। तो सबसे पहले इन्होंने महाराष्ट्र को हड़पा 1848 में। अब क्रम लिखना, 1848 हो गया। 1849 में इन्होंने जैतपुर और संभल को, जैतपुर और संभल, बघाट भी था आपका 1850 में, लेकिन उसको इतना नहीं पूछा जाता। 1849 हो गया। 1850 में सिक्किम, सिक्किम में इसने कह दिया अंग्रेजी डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, ऐसा नहीं था गोद की वजह से, तो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ वहाँ दुर्व्यवहार हो गया, इसी आधार पर इसने हड़प लिया, इसको आधार चाहिए था इसको। 1852 में उदयपुर, उदयपुर। 1853 से 54, 1853 में कार्रवाई शुरू हुई, 1854 में झांसी को राजा गंगाधर राव, मैंने अभी बताया आपका 1854 में। 1854 में झांसी के बाद में नागपुर को, नागपुर को इन्होंने घेर लिया। तो इसको कुछ भी बहाना चाहिए था। जैसे इसके समय पर एक हुआ था सेकंड आंग्ल सिख युद्ध, डलहौजी के समय आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध